नमस्ते। 23 जुलाई को हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण 2024 का यूनियन बजट पार्लियामेंट में पेश करती है। इस बजट के साथ निर्मला सीतारमण कंटिन्यू देश में सबसे अधिक टाइम बजट पेश करने वाली फाइनेंस मिनिस्टर बन गई, जो कि 7 टाइम्स है। इससे पहले मोरारजी देसाई 6 टाइम बजट पेश कर चुके हैं। तो आइए जानते हैं 2024-25 का बजट कैसा है, बजट क्या होता है, इससे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, एम्प्लॉयमेंट और लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड में क्या चेंजेस होंगे। आपने अक्सर सुना होगा हेल्थ सेक्टर, डिफेंस सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इतने बिलियन का बजट पास किया गया है। ये सब जानने से पहले हमें बजट क्या होता है ये जानना होगा, और किसी भी देश के लिए बजट क्यों जरूरी है, और साथ ही साथ बजट पास करने से पहले सरकार क्या ध्यान में रखकर पास करती है। तो आइए जानते हैं। जैसे हमें अपना घर चलाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, पैसा कहाँ से आएगा, कितना इनकम आएगा। मान लो किसी परिवार का इनकम 5 लाख है, तो वो उस 5 लाख में से अपने बच्चों के एजुकेशन, हेल्थ, रूम रेंट और राशन वगैरह पे खर्च करेगा। तो ये आपका बजट हुआ। आपके पास इनकम आया, आपने डिसाइड किया कि इस जगह इतना पैसा खर्च होगा। ऐसा तो नहीं है कि आपके पास 5 लाख आया और आपने डायरेक्ट 5 लाख की कोई कार वगैरह लेनी। तो बजट यही हुआ, आपके पास इनकम आया और आपने डिसाइड किया कि इस जगह इतना पैसा खर्च करेंगे, इस जगह इतना पैसा खर्च करेंगे। तो यही आपका बजट हुआ। ठीक इसी तरह देश चलाने के लिए गवर्नमेंट आर्टिकल 112 के तहत पार्लियामेंट में बजट पेश करती है। गवर्नमेंट का इनकम का सोर्स क्या क्या है, कहाँ कहाँ कितना पैसा खर्च होगा, ये सारी बातें पार्लियामेंट को बताती है। इसी को बजट कहा जाता है। पहले हम ये जान लेते सरकार के पास पैसा कहाँ कहाँ से आता है। 80% से ज्यादा पैसा गवर्नमेंट के पास हमारे टैक्सों से आता है। 2 तरीके के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जैसे इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स कंपनी के प्रॉफिट पे लगता है, जो कि 45 से 50% इनकम डायरेक्ट टैक्स से आता है। दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स जैसे जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, जिससे 35 से 40% का टैक्स आता है। इनडायरेक्ट टैक्स देश का हर एक नागरिक देता है, चाहे 6 साल का बच्चा हो या 80 साल का सीनियर सिटीजन। इस टैक्स के अलावा गवर्नमेंट के पास एक और टैक्स का सोर्स है, नॉन टैक्स रेवेन्यू। जैसे इंटरेस्ट, सरकार जो लोन दे रखी है, फाइन्स जो हेलमेट और रेड लाइट जंपिंग पे लगता है, फीस जो गवर्नमेंट एग्जाम के लिए लेती है, ये सब नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंडर आता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगी बजट क्या होता है, सरकार अपना इनकम कहाँ से करती है। तो आइए एक बार भारत के बजट हिस्ट्री पर नजर डालते हैं। बजट मेनली 3 टाइप के होते हैं, वोट ऑन अकाउंट, अंतरिम बजट और यूनियन बजट। यूनियन बजट पूरे साल के लिए होता है, अंतरिम बजट और वोट ऑन अकाउंट कुछ महीनों के लिए होता है। अंतरिम और वोट ऑन अकाउंट उस कंडीशन में पेश किया जाता है जैसे वॉर कंडीशन, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी और लोकसभा के इलेक्शन से पहले। अंतरिम और वोट ऑन अकाउंट में सिर्फ इतना फर्क है, वोट ऑन अकाउंट में पार्लियामेंट से परमिशन मांगी जाती है खर्चे के लिए, और अंतरिम बजट में खर्चे के साथ साथ रेवेन्यू का सोर्स भी बताना पड़ता है। देश का पहला बजट 1947 में पास हुआ, एस्टिमेट 197 करोड़, जो कि डेफिसिट बजट था 24 करोड़। आगे बढ़ने से पहले हमें एक बात और पता होनी चाहिए, सरप्लस बजट, डेफिसिट बजट और बैलेंस बजट क्या होता है। अगर सरकार का खर्चा इनकम से कम है तो वो सरप्लस बजट होता है, और अगर एक्सपेंडिचर इनकम से ज्यादा है तो वो डेफिसिट बजट कहलाता है। भारत का सरप्लस बजट सिर्फ 1951 में एक बार रहा, इसके बाद हर ईयर डेफिसिट बजट रहा। जैसे आपके घर में इनकम से ज्यादा खर्चा हो जाए तो आप लोन लेते हो, ठीक इसी प्रकार सरकार डेफिसिट बजट ईयर में लोन लेकर पूरा करती है। अगर यहाँ तक आपने वीडियो पूरा देखा है तो आपको 2024-25 का बजट समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए समझते हैं इस बार का बजट मिडिल क्लास के लिए क्या सच में खराब है, और इससे मिडिल और पुअर क्लास पे क्या फर्क पड़ेगा। इस बार का बजट मोदी गवर्नमेंट के तीसरे टर्न का पहला बजट है। तो आइए जानते हैं इस बार के बजट से किस सेक्टर को कितना बेनिफिट्स मिलेगा, और इस बार के बजट से मिडिल क्लास फैमिली क्यों नाराज है। इस बार के बजट में मेनली 4 कास्ट पर फोकस किया गया है, किसान, गरीब, महिला, युवा। 2024 का बजट का थीम एम्प्लॉयमेंट को रखा गया है। तो चलिए पहले हम यही से शुरू करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ओपोजिशन भी इस मुद्दे को सरकार के सामने उठाती है। इस बार के बजट में सरकार ने इस पर ध्यान दिया है, जो कि एक अच्छा स्टेप है। गवर्नमेंट ने यंग इंडिया को स्किल बनाने के लिए और उनके रोजगार के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का अनाउंस किया। सरकार 50 लाख न्यू हायरिंग पे 3000 का पीएफ देगी 2 साल के लिए। 30 लाख यूथ को 5 साल के लिए स्किल इंडिया के बेस पर स्किल किया जाएगा। इसके लिए 1000 इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट को हाइब्रिड मॉडल पर अपग्रेड किया जाएगा। ये इसलिए भी जरूरी है, आज इंडिया वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूथ पॉपुलेशन होने के बाद भी स्किल्ड नहीं है। कंपनीज इंडिया इसलिए नहीं आना चाहती, इसका सबसे बड़ा कारण हमारे यूथ की स्किल्ड नहीं है।
ये सरकार का गुड स्टेप है, आने वाले साल में इस नंबर को बढ़ाना चाहिए। दूसरा, इंटर्नशिप। 500 कंपनियों के साथ मिलकर इंटर्नशिप करेंगे, जो पहले प्राइवेट एंड लो कॉलेज के स्टूडेंट्स को ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती थी। प्रोफेशनल लर्निंग एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल वर्क करके अच्छे लेवल पर काम कर पाएंगे। 10 लाख का हायर एजुकेशन के लिए लोन दिया जाएगा अगर आप इंडिया में रहकर स्टडी करेंगे तो। 80 करोड़ को जो राशन दिया जा रहा था वो 5 साल के लिए और कंटिन्यू कर दिया गया है। महिलाओं के लिए 3 लाख करोड़ एलोकेट किया गया है, जो अलग अलग स्कीम से उनको फायदा पहुंचाएंगे। फार्मर्स के लिए 1.52 करोड़ एंड 1 करोड़ किसान को नेचुरल फार्मिंग सिखाया जाएगा। मोदी गवर्नमेंट हमेशा से अपने बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को पहले पोजीशन पर रखा है, जो 11 लाख करोड़ है। बजट का सबसे बड़ा हिस्सा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एलोकेट किया गया है। 4 ट्रिलियन इकोनॉमिक होने के बाद भी साउथ एशिया में हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर इस लेवल का नहीं है जिस लेवल का होना चाहिए। इससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट में काफी फर्क पड़ता है। इस बार का डिफेंस बजट लगभग 75 बिलियन का है, जो पाकिस्तान के हिसाब से ठीक है, लेकिन चाइना के साथ बॉर्डर पर बढ़ते टेंशन और इंडियन ओशन में दखल देखते हुए ये बजट कम है। हमारे डिफेंस बजट का 60% सैलरी और पेंशन में चला जाता है, जिससे हम सेना के लिए न्यू और एडवांस वेपन नहीं ले पाते हैं। हमारे फाइटर प्लेन में सुखोई 35 और राफेल को छोड़कर सारे प्लेन्स USSR के टाइम के हैं। पाकिस्तान जैसा देश चाइना से 5th जेन फाइटर प्लेन खरीद रहा है, जबकि इंडिया में इसकी कोई बात भी नहीं हो रही। अमेरिका के इंतजार में हम अपने सुरक्षा को नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमें अपना डिफेंस बजट 75 से 100 बिलियन तक कर देना चाहिए। डिफेंस में न्यू कंपनी के लिए 1000 का बजट अलग से पास हुआ। गवर्नमेंट ने हर बार की तरह अपने फ्रेंडली और नेबर कंट्रीज के लिए अलग से बजट पास किया है। किसी कंट्री का घटाया है तो किसी का बढ़ाया है। नेपाल का 750 से घटाकर 500 कर दिया गया। भूटान का 2200 से बढ़ाकर 2400 कर दिया। अफगानिस्तान का पहले के जैसा 200 करोड़ ही रहा और बाकी आप इस चार्ट में देख सकते हैं। इसके अलावा एजुकेशन के लिए 1.25 थाउजेंड करोड़, हेल्थ के लिए 89,000 करोड़ और बाकी आप इस चार्ट में देख सकते हैं। इनकम गेन कैपिटल टैक्स, ये एसेट्स के सेल्स पर लगता है, जैसे लैंड, होम, स्टॉक कैपिटल। कैपिटल गेन टैक्स 2 टाइप के होते हैं, शॉर्ट टर्म टैक्स, लॉन्ग टर्म टैक्स। शॉर्ट टर्म 1 साल से कम के लिए होता है, लॉन्ग टर्म 1 साल से ज्यादा के लिए होता है। शॉर्ट टर्म टैक्स 15 से 20% कर दिया गया और लॉन्ग टर्म टैक्स 10 से 12.5% कर दिया गया। म्यूचुअल फंड के साथ फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग पे भी टैक्स बढ़ा दिया गया है। इस पर सरकार का कहना है बाजार को डाइवर्स कर रहे हैं ताकि अनस्टेबिलिटी ना हो। लॉजिक है कोई इसमें? डायरेक्ट बोलो 4 साल से अच्छा रिटर्न लिया तो अब इसमें से मुझे भी हिस्सा चाहिए। आइए अब बात करते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल में से एक, मिडिल क्लास। आपने अब तक काफी सारे मीम्स देख लिए होंगे मिडिल क्लास के ऊपर कि मिडिल क्लास के लिए बजट बेकार है। पहले 3 से 6 लाख में 5% का टैक्स, अब 3 से 7 में 5% का टैक्स। पहले 6 से 9 पे 10% का टैक्स, अब 7 से 10 पर 10% का टैक्स। कुछ खास चेंजेस नहीं है, जो कि अच्छा भी है। मिडिल क्लास को अपने देश के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करने का मौका मिला। 2022-23 में 6,700 मिलियंस ने देश छोड़ा। 2024-25 में इसका एस्टिमेट 4,300 है। इसका सबसे बड़ा कारण है टैक्स। आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए किसी परिवार में 5 भाई है। पहला भाई 1 लाख कमाता है, बाकी के 4 भाई 20-20 हजार कमाते हैं। अगर घर का सारा लोड पहले भाई पे रहे और बाकी 4 भाई कुछ कंट्रीब्यूट ना करे तो पहला भाई साथ क्यों रहना चाहेगा? वो 1 लाख में अपनी अलग लाइफस्टाइल जी सकता है, इससे बेहतर। ठीक इसी प्रकार अपर क्लास को सारा टैक्स भरना पड़ता था, जिसके बदले उन्हें अलग से कोई बेनिफिट्स भी नहीं मिलते थे। जो रोड्स मिडिल क्लास यूज़ करते हैं वो भी वही यूज़ करते हैं, जो ऑक्सीजन मिडिल क्लास लेती है वो भी वही यूज़ करते हैं। बाहर के कंट्रीज में इनके पास अलग अलग से अच्छी फैसिलिटीज है, अच्छी अपॉर्चुनिटी, इसलिए ये देश छोड़ रहे हैं और ये देश के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न है। सोसाइटी लेवल पे सब अपने आप को अमीर दिखाना चाहते हैं, लेकिन जब बात टैक्स की आए तो सब अपने आप को गरीब और मिडिल क्लास कहने लगते हैं। अगर आप भारत माता को माँ मानते हो तो सभी भाइयों की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे वो अमीर। तो आइए अब आते हैं बिहार और आंध्र प्रदेश में। इस बार के बजट में बिहार को 26,000 करोड़ और आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ मिला है। जिस पर ओपोजिशन का कहना है कि एनडीए गवर्नमेंट बनाने में इन दोनों स्टेट के पार्टियों का मेजर रोल रहा है, इसीलिए इनको इतना पैसा मिला है। जबकि सरकार का कहना है बिहार एक पुअर स्टेट है, उसके डेवलपमेंट के लिए इतना पैसा दिया गया है और आंध्र प्रदेश के न्यू कैपिटल अमरावती को डेवलप करने के लिए इतना पैसा दिया गया है, जो कि सही भी है। बिहार के रोड नेटवर्क जैसे पटना, पूर्णिया, भागलपुर, बक्सर एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। बोधगया, राजगीर, वैशाली, दरभंगा में सड़कों को डेवलप किया जाएगा। बक्सर में गंगा के ऊपर 2 लाइन का पुल बनाया जाएगा। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ठेकेदारों को मत दो जिनके बनाने के बाद 12 दिन में 15 पुल गिर जाए। 2400 मेगावाट पावर प्लांट बनाया जाएगा एंड इंडस्ट्री कॉरिडोर डेवलप किया जाएगा। इसके साथ एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज, स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ध्यान दिया जाएगा। टेम्पल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे विष्णुपथ मंदिर, महाबोधि मंदिर कॉरिडोर को डेवलप किया जाएगा।